देखो ये अगर समझ में आ रही बात तो क्या लिख सकते हैं। अभी इसका मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसका मैं किया हूँ, सिर्फ इसका आप करके दिखाएंगे, आप करके चेक करेंगे, अपने से चेक करेंगे अभी कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तुरंत। पहले इसको देख लीजिए। तो ये इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइन, अगर ये जेड रहता तो ये भी जेड रहता, तो साइन जेड डी साइन जेड डिवाइड बाई डी जेड, कॉस जेड लिखते, कॉस जेड लिखते। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर भी आप लिखोगे कॉस, लेकिन जेड किसको मानते थे, इसी को ना मानते थे, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5, खत्म हो गया। इनटू इसका डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2t, टी स्क्वायर का 2t और 5 का हो जाएगा 0। अरे भाई यहाँ पर क्या लिखा मैं, साइन टी स्क्वायर प्लस 5 है डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर इसी को ना जेड पुट करते थे, इसको जेड पुट करते थे हम लोग, तो हम क्या लिखते थे, डी ऑफ साइन जेड डिवाइडेड बाई डी जेड। तो डी ऑफ साइन जेड डिवाइडेड बाई डी जेड को ही ना कॉस जेड लिखते थे, यहाँ कॉस जेड लिखते, लेकिन जेड असल में क्या था, यही ना था। तो जेड बार बार जेड काहे के लिए रिप्लेस करें हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 3 कॉस टी स्क्वायर प्लस 5, हो गया 3 कॉस, यहाँ पर हम जेड लिखते, अगर मैं इसको जेड पुट करता तो यहाँ भी जेड होता, तो ये कैसा आता, यहाँ आता डी ऑफ साइन जेड डिवाइडेड बाई डी जेड। तो डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं, साइन जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कॉस जेड, लेकिन जेड असल में है क्या, ही ना है, हो गया ठीक है। आगे टी स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करें, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, 2t होगा। तो हमारा क्या आ गया, इसको इधर ले आओ तो 6t कॉस टी स्क्वायर प्लस 5, एक ही लाइन में निकाल दे, मैं आपको तो इधर लिखा हूं, आप चाहे तो एक लाइन में लिख सकते थे इसको। तो ये इसका हुआ। अभी आप इसका ट्राई करके देखिए, आप सब लोग ट्राई करके देखिए, इसका ट्राई करो सब लोग उसी तरीके से ट्राई करके फोटो खींच के भेजो मेरे, जल्दी जल्दी। इसका ट्राई करो सब लोग। देखिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, अब ये नया क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मैं क्या बोला कि आपको जो डिफरेंशिएट करना है वो साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट, लेकिन आपके पास फॉर्मूला किसके लिए है, आपके पास फॉर्मूला तो साइन एक्स के लिए है ना, फॉर्मूला आपके पास साइन एक्स के लिए है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट आप जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का थोड़ा ही जानते हैं। तो फिर से आपको समझ में आएगा कि इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 6 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि जब भी इस फॉर्म में रहे तो आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, पहले इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बेस के रिस्पेक्ट में, पावर है ना, बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू डी ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिखेंगे आप, और इंटू डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखेंगे, आपका काम हो गया। इस कैसे, अब किसी के दिमाग में चल सकता है, सर ये कैसे हो गया, सर ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, ये कैसे हो गया, है ना, बहुत लोगों के दिमाग में चल सकता है कि ये कैसे हो गया। तो देखो आप में से कोई अगर चाहे तो इसको पुट कर सकता था जेड, देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको सोल्व करके मैं बता देता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा डी, अगर एक्स स्क्वायर रहता तो 2x लिखते, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर रहता तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन एक्स लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है।
और इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यही आपका आंसर हो गया। अब कोई बोलता है कि सर चेक कर लेते हैं, पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं पुट कर देता, यही ना था साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर जो होता है वो x पे नहीं होता है, स्क्वायर साइन पे लिखा जाता है। ये स्क्वायर जो है पूरा फुल का स्क्वायर करेंगे तो इसी पे ट्रांसफर होता है, पता होना चाहिए आपको। तो इसको मैं अगर z मान लेता, इसको मैं अगर z मान लूं तो क्या लिखता, 6z स्क्वायर लिखता ना जी। तो dy डिवाइडेड बाई dx अगर करता तो मैं क्या करता, dy डिवाइड बाई dx करता अगर, तो क्या लिख सकता, d ऑफ 6 बाहर जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स करता, यही ना करता। 6 इंटू डी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई डी जेड इंटू डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, यही करता ना, है जी, बताइए, यही करता। और ये करता तो आपका यहाँ पर क्या आ जाता, 6 इंटू 2z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। जेड किसको माने थे आप, साइन एक्स को ही माने थे ना, तो डी ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स करते आप। तो फिर से क्या आता आपके पास, 6 दूनी 12, 6 इंटू 2, जेड किसको माने थे, साइन एक्स को माने थे, तो 6 इंटू 2 इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वही आता। तो तरीका समझ में आना चाहिए आपको कि डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, पहचानना है। मैंने आपको बोला कि जब भी इस तरह का फॉर्म आए, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो पावर, तो बेस को रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बेस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस तरह का बहुत बार हो, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो कम ही आएगा क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन, लेकिन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे, अब अगले टाइप में चलेंगे हम लोग। अगला एप्लीकेशन इसका हम लोग पढ़ेंगे। ये अगर समझ में आया तो बोलिए, समझ में आई बात कि नहीं। ये एक मेथड से हो गया, ये दूसरे मेथड से हो गया। समझ में आया, आगे बढ़ूं जल्दी, हाँ ना कुछ भी टाइप करके जल्दी बताओ। चलिए ठीक है। हाँ, अब देखो इसका एक और एप्लीकेशन की बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आप सीख गए, जितना मैंने आपको बताया ना, आप समझ लीजिए कि 70% मैथ का आपको डिफरेंशिएशन पढ़ दिया, बस 30% पोर्शन ही बचा हुआ है, 70% आप पढ़ चुके हैं। अभी आप उठाइएगा डिफरेंशिएशन तो बुक आप पूरा का पूरा 70% क्वेश्चन बना सकते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है। तो एक तो पहले बताया था आपको कि रेट ऑफ चेंज बता रहा है, इट गिव्स रेट ऑफ चेंज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर बताता है, एक इंटरवल में नहीं, इंटरवल में रेट ऑफ चेंज बताना है तो वो एवरेज चेंज बता रहा होता है, एक पॉइंट पर अगर होता है तो उसके लिए डेरिवेटिव की जरूरत होती है, ये बताया होगा। एक और चीज था, इट गिव्स स्लोप ऑफ अ ग्राफ एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप बता रहा होता है। और स्लोप तो आपको ऐसे ही पता है कि स्लोप का मतलब ही होता है क्या, रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज, स्लोप का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, पहले भी हम लोग पढ़े। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप निकालते हैं असल में क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज होता है स्लोप का मतलब। अब इसको एक इस एग्जांपल से समझो, जैसे मान लिया कि ये आपका एक कोई ग्राफ है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से चल रहा है कि अलग अलग टाइम पर उसका एक्स का वैल्यू, कोई बोलेगा सर एक्स तो ऐसे आप बनाते थे, एक्स कैसे, अरे भाई ये टाइम है, अलग अलग टाइम पर ये एक्स का अलग अलग वैल्यू कुछ कुछ तो आएगा। तो ये अलग अलग टाइम पर एक्स का वैल्यू कुछ कुछ अगर आ रहा है
या टी के अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स कुछ आ रहा है तो उसको तो प्लॉट किया जा सकता है ना, कहीं से प्लॉट किया जा सकता है। तो मान लो इसको किसी ने प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया, तो देखा कि t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, t इज इक्वल टू कुछ और टाइम हुआ तो यहाँ पर आया, इस तरीके से यहाँ पर आया, तो मतलब एक तरीके से मान लो कि इस तरह का ग्राफ मिला, ऐसे इस तरीके का ग्राफ मिला। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इस ग्राफ को देख करके कोई ये बता सकता है कि कम से कम एक बात तो बता सकता है क्या, कि x और t में जो रिलेशन है वो लीनियर है या नहीं है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि x और t में रिलेशन जो है वो लीनियर है या नहीं है। इसका आंसर कमेंट में आप मुझे दीजिए कि x और t में जो रिलेशन है वो लीनियर है या नहीं है, और लीनियर नहीं है तो क्यों नहीं लीनियर है, और लीनियर है तो क्यों लीनियर है। जवाब दीजिए, क्यों नहीं लीनियर है, क्यों लीनियर नहीं। x और t में जो रिलेशन है वो लीनियर क्यों नहीं है? ऊपर नीचे है इसलिए, नॉट फिक्स इंटरवल ना, कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिल रहा मुझे। x और t में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है तो क्यों नहीं। हाँ, बिकॉज लाइन इज नॉट स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट नहीं है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है। एक्सेलरेशन की बात अभी छोड़ो यार, एक्सेलरेशन के बारे में तो मैंने डिस्कस नहीं किया। तो देखिए बहुत साधारण सोचिए, ज्यादा रॉकेट नहीं है, मतलब लॉजिकल जो बात मैंने आपको बताई है वह पहले मैं बता चुका हूं आपको कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन जो होगा वो फंक्शन होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, ग्राफ अगर स्ट्रेट नहीं है तो नॉन लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन कहने का मतलब एक्स बराबर हो सकता है कि समथिंग समथिंग के इंटू टी प्लस एम हो। समझ में आ रही बात, क्या बात बोल रहे हैं? या फिर ऐसा हो एक्स इक्वल टू एम इंटू टी प्लस सी हो। ये रिलेशन लीनियर रिलेशन है क्योंकि सबका पावर 1 है। यहाँ एम एक कांस्टेंट है और सी एक कांस्टेंट है। एक्स एक्स और टी वेरिएबल है, एक्स और टी वेरिएबल है, तो एक्स और टी दोनों का पावर है 1। इसीलिए हम कहेंगे कि ये लीनियर रिलेशन है। और इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को, भूल जाते हो यार। नोट्स भी लगता है ठीक से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो तुम लोग। तो ये एक्स और टी के बीच लीनियर रिलेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स और टी का ग्राफ जो है लीनियर है क्या? नहीं लीनियर है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि एक्स के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप बता सकते हैं क्या एक्स का चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में? या फिर कुछ पूछिएगा उससे, जो सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि एक्स के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ, अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा या कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगिएगा उससे? क्या बताइए? एक्स के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछ रहा हो, यहाँ पर एक्स चेंज हो रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। तो एक्स के चेंज होने का रेट आपको बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या पूछेगा सबसे पहले उससे? अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ, तो आप उससे कुछ पूछिएगा कि डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। गुड, एक फिक्स पॉइंट मांगेंगे या फिर क्या मांगेंगे? इन इंटरवल मांगेंगे। या तो बोलेंगे कि एक इंटरवल, कोई इंटरवल दो या एक फिक्स पॉइंट दो। अगर एक इंटरवल में अगर निकालते हैं तो एक्स के चेंज होने का रेट टी के रिस्पेक्ट में जो आएगा वो एक वो जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। और एक पॉइंट पे निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझ में आ रही बात? ये सब मैंने बताया हुआ है पहले से कि अगर एक्स के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे मांगे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? आप पूछेंगे उससे कि कोई 2 पॉइंट दो या कोई 1 पॉइंट दो। अगर 2 पॉइंट दोगे, मान लो ये दोनों पॉइंट दिया, तो इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उसका स्लोप निकाल करके आप एक्स के चेंज होने का रेट बताओगे। लेकिन उसको ये भी बताओगे साथ साथ कि ये जो इसका स्लोप निकाले, ये एक्स के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहा है, लेकिन ये एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रहा है। एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स चेंज हुआ है इस पॉइंट से, लेकिन असल में ये कांस्टेंट तरीके से चेंज नहीं हुआ है। चेंज होने का रेट असल में कांस्टेंट नहीं था। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के चेंज होने का रेट असल में कांस्टेंट नहीं था, लेकिन आप उसको कांस्टेंट मान करके निकाल रहे हो कि हाँ भाई चलो मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो क्या होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज होने का रेट।
तो ये जो आप निकालते हो उसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हो। और अगर कोई बोलेगा कि एक पॉइंट पे निकालना है, एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये जो निकालेंगे ये इस पॉइंट पर x के चेंज होने का रेट t के रिस्पेक्ट में। अगर दो पॉइंट के बीच निकालेंगे, दो पॉइंट को जोड़ करके निकालेंगे, तो वो क्या है, दो पॉइंट को अगर जोड़ के निकालेंगे तो वो x के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, बात समझ में आ रही है चीज? अब सुनिए, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आगे की बात करते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। क्या एप्लीकेशन है? एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था स्लोप बराबर होता है tan थीटा, बताया था। और थीटा क्या होता है? जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल रहे हो, असल में तो स्ट्रेट लाइन का ही निकाल रहे हैं स्लोप, उसका उसके द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता था थीटा। और आपको अगर एक पॉइंट पे निकालना है तो इसको dy बाई dx के बराबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या देता है, ये क्या दे रहा था, ये दे रहा था क्या, स्लोप एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर स्लोप दे रहा था, किसी एक पॉइंट पर आपको स्लोप दे रहा था। इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में, या इस पॉइंट पर आपको स्लोप बताना है एक्स का, एक्स और टाइम ग्राफ का, एक्स और टी ग्राफ का, तो इस पॉइंट पर जस्ट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आप dy बाई dx निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। बात सेम, सब कुछ सेम है। ये कुछ पल्ले पड़ रही है बात कि आपको अगर एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप उस पॉइंट पर क्या करते हो, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच करके टेंजेंट का स्लोप निकालते हो। और मैथमेटिकली मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन dy बाई dx का डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल लो। फॉर एन एग्जांपल, मान लिया कि आपका दिया हुआ है x बराबर 4t स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ। एक्स और टाइम में लीनियर रिलेशन नहीं है, साफ तौर पे दिख रहा है। अंधा भी बोलेगा कि नहीं सर एक्स और टाइम में रिलेशन जो है लीनियर नहीं है, सुन के बोलेगा, देखेगा तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो एक्स और टाइम के बीच रिलेशन जो है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि एक्स के चेंज होने का रेट निकालो टाइम के रिस्पेक्ट में एट ए पॉइंट, तो डायरेक्टली आप क्या निकालोगे, dx बाई dt निकालो। तो dx बाई dt तुरंत बोलेगा 8t होगा। लेकिन ये जो निकला ना, पता है ये जो निकला है ये एट ए पॉइंट निकाले हो, लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा पॉइंट का निकाले हो, किस पॉइंट का निकाले हो, बताओ तो जरा। तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई किस पॉइंट का नहीं, ये सब पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट के लिए टी का वैल्यू रखोगे उस पॉइंट का निकल जाएगा। ये सब पॉइंट के लिए है। मतलब ये जो, मान लो कि यही ग्राफ है, मान लो कि ये जो x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2 में लिखा हूं, मान लो कि ये इसी का ग्राफ है। तो x के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकाल रहा हूं किसी एक पॉइंट पर, तो डिफरेंशिएट करता हूं। मैं बताया आपको कि एक पॉइंट पर निकालना है अगर चेंज होने का रेट, तो डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट किया मैंने, और क्या करके क्या निकाला, 8t निकाला। अब कोई आपसे पूछा कि भाई किस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकाले हो तुम, किस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकाले हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि ये जो है वो ऑल पॉइंट्स पर है, ऑल पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर चेंज होने का रेट है एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब इस पॉइंट पर भी चेंज होने का रेट है, इस पॉइंट पर भी चेंज होने का रेट, इस पॉइंट सब पॉइंट पर है। लेकिन वैल्यू क्या है, तो वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो इस पॉइंट पर जो टी का वैल्यू है वो टी का वैल्यू यहाँ पर रखो। अगर इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो इस पॉइंट के लिए टी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखोगे, तो उस पॉइंट का निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ पर, यहाँ तक ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? ये बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ ना, यस नो बोलो भाई, वाई नो वाई एन कुछ बोलो। गुड। अच्छा चलिए, अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये लॉजिक आपको, ये ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर यही ग्राफ है, देखो तो, और चेंज होने का रेट निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बनाता हूँ। देखो, मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाया, ऐसे। अब यहाँ पर चेंज होने का रेट निकालना है, तो आप इस जस्ट इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप ऐसे,
ठीक है, अगर इस पॉइंट पर चेंज होने का रेट निकालना है, इस पॉइंट पर एग्जैक्टली, इस पॉइंट पर एग्जैक्टली अगर चेंज होने का रेट निकालना है तो ऐसे करोगे। अब देखो तो ये इस पॉइंट पर एग्जैक्टली चेंज होने का रेट निकालना है, तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था, देख रहे हो साफ तौर पे दिख भी रहा होगा कि ये जो पॉइंट है वो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है ना, दिख भी रहा है। मतलब कि एक्स का वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम पे गया है और उसके बाद फिर घटने लगा, दिख रहा है ना, बढ़ते 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 मैक्सिमम पे गया फिर घटने लगा। इस पॉइंट पर चेंज होने का रेट अगर निकाल रहे हैं तो देख रहे हो टेंजेंट अगर खींचोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। अब कोई आपसे पूछे कि ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना एंगल है, जल्दी बताओ सब लोग। इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल है, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल है, इस लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल है, ये दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, ये दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, ये दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, ये दोनों के बीच 90, अरे बाबा, अरे बाबा, 90 डिग्री का एंगल है। इन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये दोनों लाइन। भैया 0 डिग्री बोल सकते हैं आप, 360 डिग्री बोलने की आवश्यकता नहीं है, 0 डिग्री अब बोलिए, 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री बोलिए, 0 डिग्री, दो पैरेलल लाइन के बीच का, समझे, दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर जो भी आपसे पूछेगा तो 0 डिग्री ही बोलेंगे आप। 360 डिग्री, 90 डिग्री, बाबा रे बाबा, 90 डिग्री कैसे बोल दिया, मैं तो किडनी में हार्ट अटैक आ गया सुनकर। हाँ 0 डिग्री, चलो सुनो, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। मतलब इसका इसका स्लोप अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, इसका स्लोप क्या लिखोगे, tan 0 डिग्री। आपको पता है ना स्लोप निकालने का मतलब, जिस लाइन का स्लोप निकालना है, मान लो इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इस ये लाइन इसके साथ हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रहा है उसी का tan लिखते थे ना, याद है ना। तो इस लाइन का स्लोप लिखना है तो क्या करेंगे, स्लोप बराबर क्या लिखेंगे बताओ। इस लाइन का स्लोप अगर निकालना है अगर आप, तो क्या लिखेंगे, tan 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ, tan 0 डिग्री कितना होता है, tan 0 डिग्री कितना होता है, गुड, 0 होता है tan 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि स्लोप यहां पर हो गया क्या, 0, स्लोप यहां पर क्या हो गया, 0, कोई दिक्कत, स्लोप यहाँ पर 0। उसी तरीके से देखो तो यहाँ पर चेंज होने का रेट अगर निकालना है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट पे निकालना है चेंज होने का रेट, अब तो यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, देख रहे हो ऐसा टेंजेंट आ रहा है, देखो तो ऐसा टेंजेंट आ रहा है ना, टेंजेंट ऐसा आ रहा है एकदम हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होगा। और इत्तेफाक से ये क्या है, ये जो है वो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वाला पॉइंट है, देख रहे हो एक्स का वैल्यू मिनिमम है ना यहाँ पे, एक्स का वैल्यू मिनिमम है ना यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है एक्स का वैल्यू मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट पर भी स्लोप 0 आया, मिनिमम वाले पॉइंट पर भी स्लोप 0 ही आएगा, मिनिमम वाले पॉइंट पर भी स्लोप इसका 0 ही आएगा। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला कि कोई ग्राफ है और ग्राफ में कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ, मतलब ग्राफ कहने का मतलब कोई भी रिलेशन समझ लो, जैसे यहाँ x और t में रिलेशन है, x में और t में रिलेशन है। तो एक चीज तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, क्या इंफॉर्मेशन मिला, हमें इंफॉर्मेशन ये मिला है कि x अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो x का जब वैल्यू मैक्सिमम पे चला जाएगा या फिर x का वैल्यू मिनिमम पे चला जाएगा तो ग्राफ जो होगा ना वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट पर, मैं लिख रहा हूं इसको, स्लोप ऑफ ग्राफ एट maximum and minimum point will be 0। यही ना जानकारी हमें मिली, इस ग्राफ से ही ना पता चला हमें कि स्लोप जो आ रहा है वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर स्लोप आ रहा है आपका क्या, 0।
अब बोलोगे सर इससे क्या मिल गया सर, ये क्या आपको, ये बहुत बड़ा जानकारी, इसका तो हमको कोई यूज पड़ता नहीं, समझ में नहीं आता इसका कोई यूज है कि नहीं। अब देखो इसका यूज क्या है। देखो स्लोप मतलब क्या होता था, dy बाई डी एक्स। एक पॉइंट पर स्लोप निकालने का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता था ना। अगर यहाँ पर स्लोप जीरो है, इस इंस्टेंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप जीरो है मैक्सिमम वाले पॉइंट पर, इसका मतलब है कि एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट डेरिवेटिव इज जीरो। डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, dx बाई dt होगा। इस यहाँ पर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हेयर इट इज dy बाई dt है, यहाँ पर तो dy बाई dt होगा, इसलिए मैं dy बाई dt निकला। अब कोई भी हो सकता है ना, यहाँ पर x हो सकता है, यहाँ पर y हो सकता है, यहाँ पर y हो सकता है, यहाँ पर भी x हो सकता है। उससे क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। हमें अगर निकालना है इसका स्लोप एट ए पॉइंट, तो डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर dx बाई dt है क्योंकि x डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर dx बाई dt होगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि स्लोप जीरो है ना, एट ए पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जीरो है, एट ए पॉइंट टेंजेंट का स्लोप जीरो, कहाँ पर, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर। इससे तो एक चीज पता चल गया कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर जो कि टेंजेंट का स्लोप जीरो है, और टेंजेंट के स्लोप को ही आप बोलते हो कि टेंजेंट का स्लोप ही असल में क्या होता है, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव होता है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है। टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, तो किसी एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालो। और फिर एक और चीज बताया आपको, किसी एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालो। यानी दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। यानी कि यहाँ पर अगर टेंजेंट का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है कि एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पर ये है, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। समझ में आ रही बात, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये हो गया। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, सर क्या फायदा मिल गया इससे, इससे क्या मिल गया, इससे पता करके देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा है क्या कि कभी कभी आपको निकालने के लिए आता है कि कोई कि x जो है वो टाइम के आधार पर चेंज हो रहा है। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि x जो है ना वो ऐसे है, लेट इट बी, ऐसे दिया हुआ x का वैल्यू कि 2t माइनस या वेलोसिटी दिया हुआ है तुमको, v का वैल्यू, v जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुमको, तुम्हारे तुमको 2t स्क्वायर प्लस 1 करके, ऐसे करके दिया हुआ है, 2t स्क्वायर प्लस 1 करके दिया हुआ है, ठीक है। या 2t स्क्वायर माइनस 1 ले लो इसको, 2t स्क्वायर माइनस 1 ले लो। और आपसे पूछे अगर कि किस किस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, अगर आपसे पूछे कि किस टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आपको ये पूछे अगर, तो आपके दिमाग में थर्स्ट चलेगा कैसे निकाले भाई, मैक्सिमम कब होगा, वेलोसिटी मिनिमम। बार बार टी का वैल्यू रख करके, पहले टी का वैल्यू 0 रखो, फिर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, रखते जाओ 70 साल लग जाएगा, लेकिन आपको भी का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा ढूंढने में हालत खराब हो जाएगी। तो तुरंत आपके पास दिमाग में चलेगा आपके भाई कि हमारे पास तरीका है क्या, भी टी पे डिपेंड कर रहा है। जिस टाइम पर भी का वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, जिस टाइम पर, उस टाइम पर dv बाई dt का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। एट मैक्सिमम और मिनिमम भी पर dv बाई dt क्या होगा, जीरो होगा। तो आप डायरेक्टली dv बाई dt को पुट करोगे जीरो, तो dv बाई dt अगर निकालेंगे, जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4t बराबर जीरो, 4t बराबर जीरो, 4t बराबर जीरो, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 40, इसका डिफरेंशिएशन 40 ही आएगा ना, यानी कि t बराबर जीरो, यानी कि t बराबर जीरो। समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूं, नहीं बात समझ में नहीं आई, t बराबर जीरो होगा। अब t बराबर जीरो अगर रखते हैं आप, t बराबर अगर आप जीरो रखें, तो आप क्या देख सकते हैं कि t बराबर जीरो रखने पर जो वेलोसिटी आ रहा है वो -1 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं। अगर t का वैल्यू और बढ़ाते जाओ,
टी का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते और जाए तो अब तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही ना, अब तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही। इसका मतलब है कि इस t इज इक्वल टू 0 पर हो सकता है वेलोसिटी का वैल्यू मिनिमम हो। अब वो भी मैं चेक करना बताऊंगा आपको कैसे मिनिमम एग्जैक्टली आप चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो दो चीज हो सकता है ना, इसमें हो सकता है कि वेलोसिटी मिनिमम भी हो या फिर वेलोसिटी हो सकता है मैक्सिमम भी हो, ये भी हो सकता है। तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो भी चेक करना बनता है, वो चेक करना हम सीखेंगे। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, यहाँ पर आपको पूछे कि बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी या वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, और होगी तो कितनी होगी, तो आपके दिमाग में यह सही चलना चाहिए कि अगर मैक्सिमम होगी कहीं पर या कहीं पर मिनिमम होगी, तो एक बात तो तय है कि उस पॉइंट पर उसके चेंज होने का रेट जीरो हो जाएगा, यानी डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। और डीवी बाई डी टी जीरो कर देंगे, यानी कि इसको इसका डेरिवेटिव को जीरो पुट करके जो भी वैल्यू आएगा टाइम का, वो टाइम का निकाल सकते हैं। अब ये बात और है कि उस टाइम पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा वो बात की बात है, उसको हम चेक करने का तरीका बताएंगे आपको कि इन दोनों में से कौन होगा मैक्सिमम कौन मिनिमम होगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इस तरह का सवाल आए और आपको मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो आपके दिमाग में सही बात चलनी चाहिए। तो इतना बात समझ में आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाऊंगा मैं, पहले इतना बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताइए। ये जो मैं इतना आपको बताया, ये इतना सारा चीज जो आपको बताया, वो चीज वो आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। ये जो मैं बताया ये समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आया इतना बात? डिफरेंशिएशन का यूज समझ में आया, कैसे यूज करता है डिफरेंशिएशन को? डेरिवेटिव्स का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ रहा होगा क्या है भाई, कि रेट ऑफ चेंज निकालना एट पॉइंट पर, यानी कि उस पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन का यूज करके। जहां पर डेरिवेटिव, जहां पर मैक्सिमम होगा या जहां पर मिनिमम आता है किसी भी फंक्शन का वैल्यू, जैसे यहाँ पर एक्स टाइम पर डिपेंड कर रहा था, एक्स टी पर डिपेंड कर रहा था, तो एक्स का वैल्यू किसी किसी टाइम पर हो सकता है मैक्सिमम, किसी टाइम पर मिनिमम। तो जिस टाइम पर मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा था उस टाइम पर एक्स का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो हो जा रहा है। अब उसका फायदा कैसे उठाना है, तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे करके बताया कि अगर ऐसा दिया रहे तो आप फायदा उठा सकते हैं, इस टाइम पर उसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी देख लेंगे अभी। देखो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। अब देखो एक सवाल से तुम लोग को क्लियर करते हैं, डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे। डेरिवेटिव इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए पॉइंट। देखना ये भी कटेगा तो फिर से कनेक्ट करना तुम लोग। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है टी, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर निकालना है रेट ऑफ चेंज, एट ए पॉइंट निकाल, वही है डेरिवेटिव का मतलब। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए पॉइंट, बस कहानी खत्म। अब देखो एक एग्जांपल समझो अच्छी तरह से, अच्छा एग्जांपल है, देखो कैसे।